नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का जो विषय है व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। इसमें हमने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा था और साझेदारी के बारे में पढ़ा था। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जो स्वामित्व होता है व्यवसाय पर वह एक ही व्यक्ति का होता है, वही उसका प्रबंधन करता है, नियंत्रण करता है और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस व्यवसाय से संबंधित वह सभी निर्णय उस एक ही व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। तो हमने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा था। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा जो इसकी स्थापना है इसमें कानूनी औपचारिकताओं की जो आवश्यकता है वह कम होती है, इसीलिए इसकी स्थापना और समाप्ति भी सरल होती है। दूसरा हमने पढ़ा था साझेदारी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और उनके मध्य लाभ बांटने का एक समझौता होता है तो उसे साझेदारी कहा जाता है। हमने साझेदारी की विशेषताएं पढ़ी थी कि जो साझेदारी है उनके बीच में जो समझौता होता है वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। यदि वह समझौता जो उन व्यक्तियों के बीच में लिखित में किया जाता है तो उसे फिर साझेदारी विलेख कहा जाता है। और जो व्यक्ति मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उन्हें साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं और सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से उसे फर्म कहा जाता है। तो आज हम साझेदारी के बारे में आगे देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय के लाभ, कि जो साझेदारी व्यक्तियों ने मिलकर जो एक व्यवसाय प्रारंभ किया है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है स्थापना में सुगमता। साझेदारी फर्म को पंजीकृत करने की बाध्यता नहीं है। जो साझेदारी फर्म है उनके लिए ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है कि वह अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, पंजीकृत करवाएं। तो इसीलिए इनकी स्थापना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो इनकी स्थापना भी क्या रहती है, सरल रहती है। एक समझौता जो लिखित, मौखिक और गर्भित होता है इसकी स्थापना के लिए पर्याप्त है। केवल साझेदारों के मध्य में एक समझौता होता है और उसी के आधार पर एक साझेदारी की एक फर्म की स्थापना हो जाती है। तो इनकी स्थापना करना सरल होता है। अधिक संसाधनों की उपलब्धि। एकल स्वामित्व में तो क्या था कि एक ही व्यक्ति होता है, तो एक ही व्यक्ति के जो संसाधन होते हैं, पूंजी जुटाने की क्षमता होती है वह सीमित होते हैं। लेकिन साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर वह व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो संसाधन जुटाने की जो क्षमता होती है वह एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक होती है। इसमें दो या अधिक साझेदार होने के कारण एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक संसाधन एकत्रित होते हैं, क्योंकि सभी साझेदार अपना व्यक्तिगत योगदान देते हैं। तो इससे जो संसाधन एकत्रित होते हैं वे एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक होते हैं। बेहतर निर्णय, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाता है वे सभी साझेदारों की सहमति से लिया जाता है। प्रत्येक साझेदार उसमें अपनी सलाह देता है और जो बेहतर निर्णय होता है, जो सबसे बेस्ट होता है उनके व्यवसाय के लिए, उसे ही फर्म पर लागू किया जाता है। तो साझेदारी फर्म में सभी साझेदार मिलजुल कर प्रबंधन करते हैं तथा सभी की सलाह से निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि इनमें सभी की भागीदारी रहती है। प्रबंधन में सभी व्यक्ति जो फर्म का संचालन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी के मध्य सहमति से लिए जाते हैं। तो फर्म के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बेहतर होते हैं। फिर है लचीलापन। साझेदारी में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की आपसी सहमति से इसकी प्रकृति, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब साझेदारी की जो प्रकृति है उसमें अगर साझेदार आपसी समझौते के द्वारा इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाना है या फिर उनके लाभ हानि अनुपात है उसमें बंटवारा, उसमें उस अनुपात में परिवर्तन करना है, यानी इसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन करना है तो आपसी साझेदार मिलकर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जोखिम का बंटवारा, जो भी जोखिम होती है, जो भी लाभ होते हैं वे सभी साझेदारों में वितरित होते हैं। तो सभी साझेदार व्यवसाय की जोखिमों को वहन करते हैं, यानी सभी मिलजुल कर क्या करते हैं, व्यवसाय की जोखिमों को वहन करते हैं। क्योंकि एक साझेदारी फर्म का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा किया जाता है, तो उन सभी का दायित्व है कि जो भी जोखिम है
वह सभी के द्वारा वहन की जाए। गहन रुचि, क्योंकि जो भी लाभ होगा वह सभी में बांट दिया जाएगा, तो फर्म को अच्छे से चलाने में भी क्या करते हैं, गहन रुचि लेते हैं कि साझेदारों द्वारा फर्म की समस्त लाभ हानि को बांटा जाता है, तो वह फर्म के कार्यों को अधिक रुचि से करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, ताकि जो उनका व्यवसाय है वह अधिक से अधिक कुशलता से हो सके और उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, क्योंकि सभी के सभी लाभ सभी साझेदारों में उनके जो भी अनुपात निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत बांटे जाते हैं। विशिष्टता का लाभ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो साझेदारी मिलकर एक फर्म शुरू कर रहे हैं, मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। तो जब सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सभी व्यक्तियों की जो विशेषज्ञता है वह यूज में आती है, उपयोग में आती है। तो इसका लाभ भी एक साझेदारी फर्म को मिलता है कि सभी साझेदार अपने विशिष्ट ज्ञान के अनुसार व्यवसाय के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लेते हैं। इसे फर्म को विशिष्टता का लाभ मिलता है। यानी प्रत्येक जो व्यक्ति है वह अपने अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में वह योग्यता रखता है, उसकी कुशलता है, वह उसका ज्ञान रखता है, वह उसके संबंध में जानकारी जो है फर्म को देगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का ज्ञान लाभ जो है वह एक साझेदारी फर्म को मिलता है। हितों की रक्षा, कि साझेदारी में प्रत्येक साझेदार के अधिकार व हित पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। किसी भी साझेदारी के असंतुष्ट होने पर अन्य साझेदारों को अपना निर्णय बदलने के लिए वह कह सकता है। यानी कोई भी साझेदार कि सभी मिलकर कार्य करते हैं, निर्णय भी सभी की सहमति से लिए जाते हैं। यदि किसी निर्णय पे कोई साझेदार संतुष्ट नहीं है तो फिर वह उसे बदलने के लिए भी कह सकता है। तो सभी साझेदारों का जो हित रहता है इसमें सुरक्षित रहता है। इसमें गोपनीयता रहती है, क्योंकि जो साझेदारी फर्म है उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। उनको जो लेखा जोखा है वह उसको प्रकाशित करने की अनिवार्यता नहीं है। इसलिए जो साझेदारी फर्म से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं वह गोपनीय रहती है, केवल उसके सदस्यों को ही जो है सदस्यों के पास ही रहती है। तो साझेदारी फर्म को अपना वार्षिक लेखा जोखा प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे साझेदारी में गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि उन्हें अपना जो भी उनका जो लेखा जोखा है, जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है पब्लिक में। इसीलिए उनकी जो भी सूचनाएं हैं वह गोपनीय बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि साझेदारी व्यवसाय की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ उसमें हानियां भी होती हैं। वह क्या है? जैसे कि असीमित देयताएं। इसमें जो सभी साझेदार होते हैं उनका जो दायित्व होता है वह असीमित होता है, यानी उनकी व्यक्तिगत रूप से भी उस फर्म के देयताओं के प्रति क्या रहती है? जिम्मेदारी रहती है। तो पहला जो इसका सीमा है, जो लिमिटेशन है, वह है असीमित देयताएं। असीमित देयताएं से तात्पर्य साझेदारों को फर्म के कर्ज और देयताओं के भुगतान के लिए अपनी निजी संपत्ति का भी उपयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि असीमित है तो उनका दायित्व उनके व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है। यदि फर्म के कर्ज हैं, ऋण हैं, यदि वह व्यवसाय की या फर्म की संपत्तियों से पूरे नहीं होते हैं तो साझेदारों का दायित्व असीमित होने के कारण उनकी जो निजी संपत्तियां हैं वह भी उपयोग में ली जा सकती हैं। तो पहला जो इसकी सीमा है वह है असीमित दायित्व। फिर दूसरा है अनिश्चित कार्यकाल। जो साझेदारी फर्म है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या दिवालियापन होने पर वह साझेदारी टूट भी सकती है। तो साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, पागल अथवा सेवानिवृत्ति की दशा में फर्म बंद हो सकती है। अतः प्रत्येक साझेदारी का कार्यकाल अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता। साझेदार की मृत्यु हो गई, कोई साझेदार छोड़ के चला गया, पागल हो गया, दिवालिया हो गया, तो जो साझेदारी है उसका विघटन हो जाता है। सीमित पूंजी। जो साझेदारी है उसमें सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण धन जुटाने की क्षमता क्या रहती है? उसमें कम रहती है। जो साझेदारी है उसमें जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 50 होती है। तो सदस्यों की संख्या क्या रहती है? लिमिटेड रहती है, सीमित रहती है। तो धन जुटाने की जो क्षमता रहती है वे अन्य जैसे कंपनी हो गई उसकी तुलना में क्या रहती है? कम होती है। फिर अस्थानांतरणीय हिस्सा, यानी साझेदारी फर्म के साझेदार अपने हिस्से को स्वेच्छा से किसी भारी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। कि साझेदारी फर्म
कि साझेदार अपने हिस्से को किसी दूसरे साझेदार को या अन्य बाहरी व्यक्ति को स्वेच्छा से हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, कि वे अपना हिस्सा दूसरे साझेदार को दे दे या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को दे दे, तो यह कार्य उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो उनका जो हिस्सा होता है वह अहस्तांतरणीय हिस्सा होता है। आपसी मतभेद की संभावना रहती है कि कोई भी निर्णय है तो किसी भी निर्णय में कोई भी साझेदार क्या हो सकता है, संतुष्ट रह सकता है। वह जो भी कार्य किए जा रहे हैं हो सकता है कि वह उससे सहमत ना हो, तो साझेदारों के मध्य क्या रह सकती है, अनबन भी हो सकती है। तो साझेदारी फर्म के प्रबंधन में प्रत्येक साझेदार का बराबर का अधिकार होता है। वह प्रत्येक मामले में अपने विचार रख सकता है। इससे इनमें आपसी मतभेद की संभावना रहती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखेगा और यदि वह विचार मेल नहीं खाएंगे तो उनमें अनबन की संभावना, मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। अब जो साझेदार है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनका आधार है जिसके आधार पर हमें इन्हें विभक्त कर सकते हैं। जैसे फर्म में जो भागीदारी है उसके आधार पर साझेदार दो होते हैं, सक्रिय और सुप्त साझेदार। लाभों में हिस्सेदारी के आधार पर दो होते हैं, नाममात्र और लाभ में साझेदार। देयता के आधार पर सीमित और असीमित साझेदार, और आचरण के आधार पर विबंधित और व्यवहार द्वारा साझेदार। तो विभिन्न प्रकार के साझेदार एक साझेदारी फर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है साझेदार में भागीदारी के आधार पर कैसे साझेदार होते हैं, तो सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि वह हमेशा सक्रिय रहता है, फर्म के क्रियाकलापों में पूरा योगदान देता है, पूंजी लगाता है, लाभ हानि में भी हिस्सा लेता है और जो फर्म के कार्य है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो वे साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह सक्रिय साझेदार कहलाते हैं। जबकि सुप्त या निष्क्रिय साझेदार जो फर्म के कार्यों में भाग नहीं लेता है, वे साझेदार जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, केवल पूंजी और लाभ हानि में ही भागीदार होते हैं। केवल अपनी पूंजी लगा देते हैं और जो फर्म को लाभ हानि हो रही है उसमें इनका जो हिस्सा होता है, बाकी जो फर्म के क्रियाकलाप है, डेली के काम है, उनमें यह भागीदार नहीं होते हैं। फिर है लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर। तो लाभ में हिस्सेदारी के आधार पर एक तो होता है नाम मात्र का साझेदार, तो वह साझेदार जो फर्म को अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति देता है, ना तो वह पूंजी लगाता है और ना ही लाभ हानि में हिस्सा लेता है, परंतु तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। नाम मात्र का साझेदार यानी वह साझेदार जो फर्म को अपना नाम यूज करने की अनुमति देता है, ना तो वह पूंजी लगाएगा, ना ही जो फर्म को लाभ हानि होगी उसमें हिस्सा लेगा। लेकिन यदि तीसरे पक्षकार के साथ कोई समझौता किया गया है उस फर्म के द्वारा और यदि कोई तीसरे पक्षकार के प्रति कोई लापरवाही हो जाती है यानी कोई दावा किया जाता है, तो वह भी तीसरे पक्ष के प्रति क्या रहता है, उत्तरदायी रहता है। फिर है लाभ में साझेदार, यानी वह साझेदार जो केवल फर्म में लाभ को बांटने के लिए ही फर्म में शामिल हो और उसकी देयताएं उसके पूंजी योगदान तक ही सीमित हो। जितनी उसने पूंजी लगाई है उतनी उसकी देयताएं रहती है, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी रहती है वह वहीं तक ही रहती है, और जो लाभ में ही हिस्सा लेता है, हानि में उसका कोई हिस्सा नहीं होता है, तो वह लाभ में हिस्सेदारी कहलाती है। देयता के आधार पर सीमित साझेदार, इन साझेदारों की देयता उनके पूंजी योगदान की सीमा तक ही सीमित रहती है। जितना उसने पूंजी लगाई है उतनी ही उनकी जो देयताएं रहती है। और सामान्य साझेदार क्या होते हैं, ऐसे साझेदार जिनका दायित्व असीमित होता है। क्योंकि अन्य जो साझेदार नॉर्मली होते हैं वह सामान्य साझेदार ही होते हैं, क्योंकि उनका दायित्व क्या रहता है, असीमित रहता है, यानी वह अपनी निजी संपत्तियों का उपयोग भी फर्म में कर सकते हैं। व्यवहार के आधार पर विबंधित साझेदार, ऐसा साझेदार जो अपने व्यवहार से प्रदर्शित करे कि वह फर्म का साझेदार है। यानी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति ए और बी आपस में मित्र हैं। ए एक फर्म चलाता है, एक साझेदार है एक फर्म का, और बी उसका फ्रेंड है। वे सी के साथ कोई बातचीत करने, कोई लेन देन करने गए, सौदा करने गए, तो बी ने अपने आप को इस तरीके से
ए फर्म का साझेदार है, बी नहीं है, लेकिन बी ने अपने आप को अपने आचरण के आधार पर इस तरीके से सी के सामने अपने आप को प्रदर्शित करा कि लगे कि वह भी उस फर्म का साझेदार है। तो जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यवहार के आधार पर व्यवस्था से बातचीत कर रहा है, जो भी उनके बीच में लेन देन, जो भी अनुबंध हो रहा है उसमें, उसके बीच में वह सब बातचीत कर रहा है, तो वह अपने व्यवहार से ये दिखा रहा है कि वह भी उस फर्म का साझेदार है। तो ऐसा साझेदार जो अपने व्यवहार से दिखा प्रदर्शित करे कि वह भी फर्म का साझेदार है, तो उसे विबंधित साझेदार कहा जाता है। एक होता है व्यवहार द्वारा साझेदार। यदि कोई साझेदारी फर्म किसी व्यक्ति को अपना साझेदार घोषित करती है, यदि कोई साझेदारी फर्म घोषित कर दे किसी व्यक्ति को कि ये इस फर्म का साझेदार है, और वह व्यक्ति भी इस बात को नकारता नहीं है, मना नहीं करता कि मैं उस फर्म का साझेदार नहीं हूं, तो फिर उसे, उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? व्यवहार द्वारा साझेदार माना जाता है। तो यदि कोई साझेदारी फर्म किसी व्यक्ति को अपना साझेदार घोषित करती है और संबंधित व्यक्ति इस पर अपनी, जो संबंधित व्यक्ति है इस पर अपनी असहमति घोषित नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार द्वारा साझेदार कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यवहार द्वारा साझेदार कहलाता है। फिर क्या है? साझेदारी के प्रकार। अभी तक हमने साझेदार के प्रकार पढ़े, अब है साझेदारी के प्रकार की। साझेदारी भी अलग अलग तरीके की होती है। पहले है साधारण और सीमित साझेदारी। तो साधारण साझेदारी जिसमें हमने पढ़ा कि साझेदारों का दायित्व क्या रहता है? असीमित रहता है। जबकि सीमित साझेदारी में दो प्रकार के साझेदार आते हैं। एक तो साधारण साझेदार, वही जिनकी देयताएं क्या होती है? असीमित होती है। और एक आते हैं विशेष साझेदार, इनकी देयताएं क्या होती है? सीमित होती है। इनकी देयताएं क्या होती है? सीमित होती है। तो जो साझेदार अभी हमने देखे, साधारण साझेदार और सीमित साझेदार। तो साधारण साझेदार में तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, और सीमित साझेदारी में दो प्रकार होते हैं, साधारण और विशेष। लेकिन जब सीमित साझेदारी बनती है तो एक साझेदार का, कम से कम एक साझेदार का साधारण साझेदार होना जरूरी होता है। यानी एक साझेदार की जो देयता होती है वह असीमित होनी जरूरी होती है। आगे देखिए हम ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का गठन व्यवसाय को अनिश्चित काल तक चलाने के लिए किया जाता है। एक ऐसी साझेदारी जो यूं ही गठित कर दी गई है किसी कार्य के लिए, ना तो उनका कार्यकाल निश्चित है, ना कोई विशेष उद्देश्य निश्चित है, वे अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी साझेदारी जो अनिश्चित काल तक चलाने के लिए की जाती है उसे ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। और विशेष साझेदारी किसे कहते हैं? जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है तथा उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात इसका समापन हो जाता है। विशेष साझेदारी जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाए, एक उद्देश्य लेकर लोग जो मिलकर एक अपनी फर्म बनाए, और जब वो उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो वह अपने आप ही क्या होती है? साझेदारी समाप्त हो जाती है। कानूनी और गैर कानूनी साझेदारी। जो साझेदारी फर्म भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार काम करती है वह कानूनी साझेदारी कहलाती है, और जो इन प्रावधानों का पालन नहीं करती है वे गैर कानूनी साझेदारी कहलाती है। यानी अभी तक हमने देखा कि जो साझेदार हैं, फर्म है, उसे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं यदि उनके बीच में कोई समझौता नहीं होता। तो यदि कोई साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों को लागू करती है तो वो कानूनी साझेदारी होती है, और यदि इन प्रावधानों को नहीं मानती तो उसे गैर कानूनी साझेदारी कहा जाता है। अब साझेदारी फर्म की उपयुक्तता कहाँ होती है? कहाँ कहाँ एक साझेदारी फर्म हम बना सकते हैं? तो भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्ति मिलकर साझेदारी फर्म बना सकते हैं। कि जो जैसे डॉक्टर्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वह उन्होंने मिलकर क्या बना ली? फर्म बना ली। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई माइंड स्पेशलिस्ट है, तो अलग अलग मिलकर क्या कर लिया? एक फर्म बना ली और अपनी अपनी योग्यताएं उनको दे दी, अपनी अपनी विशेषज्ञता उसमें लगा दी। तथा मध्यम स्तर पर पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए साझेदारी उपयुक्त होती है। क्योंकि क्या होता है कि विभिन्न व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं वे पूरी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति मिलकर भी क्या कर सकते हैं? साझेदारी कर सकते हैं। अब है साझेदारी संलेख।
जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है, उस समझौते को ही, जब वो लिखित हो गया तो समझौते को ही साझेदारी विलेख कहा जाता है। यह साझेदारों के मध्य किया गया लिखित अनुबंध होता है जिसमें व्यवसाय को चलाने, लाभ को बांटने व हानि वहन करने की शर्तों का उल्लेख होता है। और भी बहुत सी इनमें बातों का उल्लेख होता है साझेदारी विलेख के अंदर, जैसे कि फर्म का क्या नाम है, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, किस तरीके का वह व्यवसाय है, साझेदार कौन कौन है, उनके नाम, पते, उनका लाभ हानि का क्या अनुपात रहेगा, साझेदारों के कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, उन्हें पूंजी या उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं, सभी जो भी निर्णय फर्म से संबंधित जो भी समझौता होता है, बातें होती है, वह सभी साझेदारी विलेख में लिखी जाती है। अब जब इनके मध्य कोई समझौता नहीं होता है, मान लीजिए कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, तो उसकी तब जो साझेदारी के मध्य साझेदारी फर्म में जो नियम लागू होते हैं, वह कौन से नियम लागू होते हैं कि लाभ व हानि का उनके मध्य क्या होता है, समान अनुपात में वितरण होता है। यदि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई लाभ हानि का अनुपात निर्धारित नहीं किया, तो जो भी लाभ होंगे, हानि होगी, वे सभी साझेदारों के मध्य समान अनुपात में वितरित होंगी। फिर पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऋण पर साझेदारों को 6% की दर से ब्याज, यदि उन्होंने साझेदारों ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो उन्हें 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाएगा। यदि उनके मध्य कोई लिखित समझौता नहीं है तो समझौते के अभाव में ये नियम साझेदारी फर्म पर लागू होते हैं। यद्यपि फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है, परंतु गैर पंजीकरण के दुष्परिणामों से बचने के लिए इन्हें पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि इन्हें पंजीकृत कर दिया जाता है तो पंजीकरण के विभिन्न जो लाभ हैं वे एक साझेदारी फर्म को मिलते हैं। तो इसीलिए साझेदारी फर्म पे पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी फर्म को क्या करें, पंजीकृत करें। अब पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस रहती है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो संबंधित राज्य है, जिस राज्य में वह फर्म स्थापित की जा रही है, उस राज्य के जो रजिस्ट्रार हैं उसको आप क्या करेंगे, पंजीकरण करने का आवेदन भरेंगे, आवेदन प्रपत्र देंगे, और उस फॉर्म पर सभी साझेदार क्या करेंगे, अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो फॉर्म भरा है उसमें जो सभी साझेदार हैं, जो उसके सदस्य हैं, वे सभी अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर पंजीकरण शुल्क, जो भी पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वह जमा कराई जाएगी। रजिस्ट्रार आवेदन पत्र की जांच करेगा। जो वहां का रजिस्ट्रार है, आपने जो आवेदन पत्र भर के दिया है, वह उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा और संतुष्ट होने पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। तो यदि वह सभी बातों से संतुष्ट है उस फर्म की, तो फिर वह पंजीकरण का प्रमाण पत्र उस फर्म को दे देता है। जो आगे हमने देखा कि जो व्यावसायिक संगठन है उसके अन्य प्रकारों में एक हमने देखा था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अभी तक हमने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा, साझेदारी के बारे में पढ़ा। अब जो तीसरा व्यावसायिक संगठन है वह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, यानी जो हिंदू परिवार जो कि अविभाजित हैं, जो लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं और एक ही उनका क्या है, व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। एक ऐसी व्यावसायिक इकाई जो संयुक्त या अविभाजित हिंदू परिवारों द्वारा चलाई जाती है। जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं और हिंदू परिवार जो होती हैं, जो अनडिवाइडेड है, जो एक साथ रहती हैं और उनके द्वारा कोई व्यवसाय चलाया जा रहा है, तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। इसमें जो परिवार का मुखिया है वह कर्ता कहलाता है। जो परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य है, जो परिवार का मुखिया है, उसे कर्ता कहते हैं और बाकी जो भी अन्य सदस्य हैं उन्हें सहसमांशी कहा जाता है। सहसमांशी कहा जाता है, यानी जो परिवार का मुखिया है वह क्या कहलाता है, उस व्यवसाय का कर्ता, और अन्य व्यक्ति जो अन्य सदस्य हैं परिवार के,
वह सहसमांशी कहलाते हैं। यानी इनका सभी का जो इस व्यवसाय पे समान अधिकार होता है और उन सबका व्यवसाय पर समान अधिकार होता है, इसलिए इन्हें सहसमांशी भी कहा जाता है। अब जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है, इनमें दो प्रकार की प्रणाली लागू होती है। एक है दयाभाग प्रणाली और एक होती है मिताक्षरा प्रणाली। दयाभाग प्रणाली के अनुसार सभी पुरुष और स्त्री सदस्य व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं। यानी परिवार में जो भी पुरुष हैं व स्त्री हैं, वे सभी जो है व्यवसाय के स्वामी होते हैं दयाभाग प्रणाली के अनुसार। और यह प्रणाली कहाँ पे लागू है? खाली पश्चिमी बंगाल में लागू है। और दूसरी जो है वह मिताक्षरा प्रणाली, इसके अनुसार केवल पुरुष सदस्य ही सहभागी बनते हैं और यह संपूर्ण देश में लागू है। ये जो मिताक्षरा प्रणाली है, इसके अनुसार जो परिवार के केवल पुरुष सदस्य हैं वही व्यवसाय के सहभागी होते हैं, महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जबकि दयाभाग प्रणाली में महिला व पुरुष दोनों ही क्या होते हैं? व्यवसाय में सहभागी होते हैं। तो जो मिताक्षरा प्रणाली है वह संपूर्ण देश में लागू है और जो दयाभाग प्रणाली है वह पश्चिमी बंगाल में लागू है। अब जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो सबसे पहले है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना के लिए कम से कम 2 सदस्य तथा कुछ पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। अगर पैतृक संपत्ति होगी वही तो व्यवसाय होगा, तो एक पैतृक संपत्ति होनी चाहिए और कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। वैधानिक स्थिति क्या है कि यह व्यवसाय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित है। जो वैधानिक स्थिति क्या है कि जो अधिनियम है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होता है। इस पे ये नियम लागू होते हैं। और इसकी सदस्यता कैसे मिलती है कि जो परिवार में जन्म लेते ही कोई व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वह क्या बन जाता है? उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। केवल परिवार में जन्मे सदस्य ही इस व्यवसाय के सदस्य होते हैं, अन्य कोई बाहरी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं होता है। लाभ का बंटवारा कि सभी सहभागी का व्यवसाय के लाभ में बराबर हिस्सा होता है। क्योंकि सहसमांशी है तो सभी का हिस्सा भी क्या रहता है? बराबर रहता है। प्रबंधन, जो व्यवसाय का प्रबंधन है वो जो परिवार का मुखिया है, वरिष्ठ सदस्य है, जिसे कर्ता कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। व्यवसाय का प्रबंधन कर्ता द्वारा किया जाता है। अन्य सदस्यों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। जो अन्य जो सदस्य हैं वे प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं। जो भी प्रबंधन किया जाता है वह परिवार के मुखिया के द्वारा किया जाता है। दायित्व क्या रहता है इसमें? तो जो कर्ता है, मुखिया है, वही प्रबंधन करता है, वही निर्णय लेता है, तो उसका दायित्व तो क्या होगा? असीमित होगा। और अन्य सदस्यों का दायित्व क्या रहता है? इसमें सीमित रहता है। तो कर्ता का दायित्व तो असीमित होता है और सहसमांशियों का दायित्व उनके पूंजी योगदान तक, उनके अंश तक ही सीमित होता है। जितना उनका अंश है वहां तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। निरंतरता, सहसमांशी की मृत्यु से व्यवसाय की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई अगर सहसमांशी कोई सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है या परिवार को छोड़ के चला जाता है तो उससे व्यवसाय पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि कर्ता की मृत्यु हो जाए, यानी उसके मुखिया की मृत्यु हो जाए, तो जो परिवार का अन्य वरिष्ठ सदस्य है, उस कर्ता के बाद जो वरिष्ठ सदस्य उस परिवार का है उसे कर्ता का स्थान मिल जाता है, वह कर्ता का स्थान ले लेता है। तो यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पे सदस्यों की मृत्यु का या छोड़ के चले जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण क्या क्या हैं, यानी इनके लाभ क्या हैं? तो सबसे पहले है निश्चित लाभांश मिलता है कि प्रत्येक सहसमांशी समान हिस्सेदारी के प्रति क्या रहता है? आश्वस्त रहता है। क्योंकि सभी का उस व्यवसाय पे क्या रहता है? समान अधिकार रहता है। तो सभी को समान जो हिस्सेदारी है उसकी क्या रहती है? आश्वासन रहता है। इसमें शीघ्र निर्णय लिया जाता है क्योंकि कर्ता द्वारा प्रबंधन में भागीदारी सिर्फ कर्ता की रहती है, तो जो भी निर्णय लेगा वह कर्ता अपने स्वयं विवेक के अनुसार शीघ्र ही ले लेता है। अन्य सदस्यों की इसमें क्या है? भागीदारी नहीं होती है। तो कर्ता द्वारा प्रबंधन किए जाने के कारण वह बिना किसी दखल के निर्णय शीघ्रता से ले सकता है। ज्ञान और अनुभव को बांटना,
क्योंकि इसमें सभी परिवार के सभी सदस्य क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो जो परिवार के छोटे सदस्य हैं उन्हें परिवार के बड़े सदस्यों का अनुभव भी प्राप्त होता है। तो परिवार के युवा सदस्यों को वरिष्ठ सदस्यों के ज्ञान और अनुभव का फायदा उठाने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको अनुभव हो जाता है अपने व्यवसाय को चलाने का। तो जो नया सदस्य, परिवार का जो नया व्यक्ति जो उसका व्यवसाय में शामिल हुआ है, उसे अपने वरिष्ठ सदस्यों के ज्ञान का, उनके अनुभव को साझा करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। सदस्यों का सीमित दायित्व होता है कि कर्ता को छोड़कर बाकी सभी सहसमांशियों का दायित्व अपने हिस्से की सीमा तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। अपने हिस्से की सीमा तक ही सीमित रहता है। ये हमने पढ़ा अभी। कर्ता का क्या रहता है इसमें, असीमित दायित्व। कर्ता का दायित्व असीमित होने पर व्यवसाय के देयताओं के भुगतान के लिए उसकी निजी संपत्ति पर भी दाव लगा रहता है। क्योंकि कर्ता का दायित्व असीमित है, तो यदि व्यवसाय में किसी प्रकार की हानि हो रही है या कोई कर्ज है, तो अगर व्यवसाय की संपत्तियां उसके लिए पूरी नहीं पड़ रही है, तो कर्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी निजी संपत्ति का भी उपयोग करे। फिर यह निरंतर अस्तित्व बना रहता है कि किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने से व्यवसाय की निरंतरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवसाय तो अपने अनुसार जो है चलता ही रहता है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि सीमित संसाधन। व्यावसायिक व प्रबंधकीय साधन सीमित होते हैं और यह बड़े व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भी करता है या जो सदस्य हैं उनके संसाधन क्या रहते हैं, उनकी जो प्रबंधकीय साधन सीमित होने के कारण बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता, उनके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रेरणा की कमी, क्योंकि सभी सदस्य क्या रहते हैं इसमें, समान भागीदार रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता और उनमें प्रेरणा की कमी रहती है। तो प्रबंधन में भी भाग नहीं लेते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो इससे उनमें क्या रहती है, प्रेरणा की कमी रहती है। कि सभी सहसमांशियों का लाभ में बराबर हिस्सा होने पर वे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित नहीं होते, क्योंकि काम करेंगे तो भी बराबर के हिस्सेदार है, नहीं करेंगे तो भी बराबर के हिस्सेदार है, तो इसलिए उनमें क्या रहती है, प्रेरणा की कमी रहती है। अधिकारों के दुरुपयोग की समस्या। जो कर्ता है उसका दायित्व क्या है, असीमित है। जो भी निर्णय है, प्रबंधन है, वे कर्ता के द्वारा किए जाते हैं। तो कर्ता के पास जो अधिकार है, जो ये अधिकार उसे दिया गया है, तो वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या कर सकता है, अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो कर्ता के प्रबंधन में अकेले भागीदारी होने के कारण उसका व्यक्तिगत हित के लिए अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। वह अधिकारों का क्या कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। अस्थिरता, परिवार में छोटी सी अनबन व्यवसाय में विभाजन करवा सकती है, इसलिए इसकी निरंतरता को खतरा बना रहता है। यानी अगर परिवार के सदस्य मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं, किसी बात पे अनबन हो गई है, तो फिर विभाजन भी, व्यवसाय का बंटवारा के लिए भी बोल सकते हैं। तो इस कारण इसमें क्या रहती है, हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। अब जो संयुक्त हिंदू परिवार है उसकी उपयुक्तता कहाँ कहाँ है, तो जिस परिवार में कोई व्यवसाय कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है, यदि परिवार के सदस्य आगे भी उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं तो यह प्रारूप उपयुक्त होता है। यदि वह व्यवसाय निरंतर चल रहा है और आगे भी इसे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त है। ऐसी व्यावसायिक संगठन जिसमें कम प्रबंधकीय साधनों और वित्त की आवश्यकता है, उस संगठन के लिए भी यह प्रारूप उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। तो जो कम प्रबंधकीय संसाधन और वित्त की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी यह प्रारूप क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। अब संयुक्त जो हिंदू परिवार व्यवसाय है उसकी स्थापना कैसे क्या हो सकती है। इनकी स्थापना हिंदू कानून प्रावधानों के अनुसार होती है तथा व्यवसाय स्थापित करने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी स्वतः ही सहसमांशी बन जाता है। जिसने भी उस व्यवसाय को स्थापित किया है तो उस परिवार के जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, जो उस परिवार में जन्म लेते हैं, वह स्वतः ही क्या बन जाते हैं, इसके सहसमांशी बन जाते हैं, यानी जन्म से ही इसके सदस्य बन जाते हैं। बच्चे जन्म से ही इसके सदस्य बन जाते हैं।
इनकी स्थापना के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो विभिन्न कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको लागू करने की आवश्यकता हिंदू परिवार व्यवसाय में जो है ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी एक उपयुक्त प्रारूप है व्यावसायिक संगठन का। तो आज हमने साझेदारी देखी और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा। थैंक यू।